स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। क्या राजनीतिक दलों को दान देने से सच में टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है? हमारे पास सीए देवेन पटेल का एक विश्लेषण है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G पर केंद्रित है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हमारा इरादा है कि हम इस टैक्स नियम के फायदों को समझें और साथ ही इसमें जो छिपे हुए मतलब संभावित जोखिम है उन्हें भी जानें। जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, व्यक्तियों को राजनीतिक दलों को दिए गए दान पर 100% टैक्स कटौती मिल सकती है। सुनने में तो ये काफी अच्छा लगता है। तो ये धारा 80GGC आखिर है क्या, अगर सीधे शब्दों में समझाएं तो? बिल्कुल। देखिए, ये धारा जो है 80GGC, ये उन व्यक्तिगत करदाताओं को अनुमति देती है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ व्यक्ति, कंपनियां या फर्म नहीं, और वो भी ऐसे व्यक्ति जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है। अच्छा। हाँ, तो ऐसे व्यक्ति किसी भी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल या इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो भी दान देते हैं, उस पूरी रकम पर अपनी टैक्सेबल इनकम से कटौती क्लेम कर सकते हैं। ओह, मतलब अगर किसी ने मान लीजिए 10,000 रुपए दान दिए, हाँ। तो उनकी टैक्सेबल इनकम सीधे 10,000 रुपए कम हो जाएगी। ये तो काफी सीधा है। हाँ, गणित तो सीधा ही है। कटौती 100% है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी शर्त है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या शर्त है? शर्त यह है कि दान कैश में, मतलब नकद में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा। जी हाँ, ये दान सिर्फ बैंकिंग चैनलों से ही किया जाना चाहिए, जैसे चेक हो गया, डिमांड ड्राफ्ट है, यूपीआई, नेट बैंकिंग या कोई और डिजिटल तरीका। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि पारदर्शिता बनी रहे, मतलब पैसे का लेन देन ट्रैक किया जा सके। समझ गई। तो डिजिटल पेमेंट जरूरी है पारदर्शिता के लिए। हाँ। इसके फायदे क्या हैं फिर? मतलब 100% कटौती के अलावा और क्या? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि 100% कटौती मिलती है और इसकी कोई ऊपरी सीमा भी नहीं है। कोई लिमिट नहीं? नहीं, कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना दान देकर कटौती क्लेम कर सकते हैं, अगर बाकी शर्तें पूरी होती हैं। दूसरा, ये कानूनी रूप से टैक्स बचाने का एक स्वीकृत तरीका है। और तीसरा, जो सैद्धांतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वो ये कि इससे पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग को बढ़ावा मिलता है। मतलब पता चलता है कि पार्टियों को पैसा कहाँ से मिल रहा है। ये सैद्धांतिक रूप से वाला पॉइंट थोड़ा सोचने वाला है। मतलब हकीकत में शायद कुछ और होता है। क्या इसमें कोई जोखिम भी है, कोई गड़बड़ होने की संभावना? बिल्कुल। और यहीं पर सबसे बड़ी चिंता की बात आती है, जिसका जिक्र विश्लेषण में भी किया गया है। वो है इसका दुरुपयोग। दुरुपयोग? कैसा दुरुपयोग? एक तरीका जो सुनने में आता है वो ये है कि लोग ऑनलाइन माध्यम से, मतलब बैंकिंग चैनल से, किसी राजनीतिक दल को दान कर देते हैं। हाँ। फिर ITR में 80GGC की कटौती क्लेम कर लेते हैं और फिर कुछ समय बाद पार्टी से या किसी बिचौलिए के जरिए वो पैसा कैश में वापस ले लेते हैं। अरे बाप रे, मतलब कागज पर दान दिखाया, टैक्स बचाया और पैसा चुपचाप वापस जेब में। जी। ये तो सरासर गैर कानूनी हुआ। हाँ, ये पूरी तरह से गैर कानूनी गतिविधि है। ये सिर्फ टैक्स बचाने का तरीका नहीं, ये टैक्स चोरी है। और अगर मामला बड़ा हो तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में भी आ सकता है। तो इसके नतीजे क्या हो सकते हैं अगर कोई पकड़ा जाए तो? अगर आयकर विभाग ऐसे किसी लेन देन को पकड़ लेता है तो सबसे पहले तो वो कटौती रद्द कर दी जाएगी, उसके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो ये टैक्स बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि अपने लिए मुसीबत मोल लेना है। इसीलिए शायद सीए देवेन पटेल के विश्लेषण में जो सलाह दी गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि दान तभी करें जब आप सच में, मतलब दिल से, किसी राजनीतिक दल या उसके विचारों का समर्थन करना चाहते हो। टैक्स लाभ को बस एक अतिरिक्त फायदा समझें, उसे मुख्य वजह ना बनाएं। एकदम सही कहा आपने। इस तरह के जो नकली लेन देन होते हैं वो आपके इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR को बहुत ज्यादा रिस्की बना देते हैं। और एक और बात याद रखनी चाहिए। हाँ। अगर आप 80GGC के तहत कटौती का दावा कर रहे हैं तो दान का पक्का सबूत रखना बहुत जरूरी है, जैसे पार्टी से मिली रसीद। अच्छा, रसीद संभाल कर रखनी होगी। बिल्कुल। बिना सबूत के दावा करना भी मुश्किल पैदा कर सकता है, अगर डिपार्टमेंट ने पूछ लिया तो संक्षेप में कहें तो धारा 80GGC ईमानदारी से इस्तेमाल करने पर टैक्स बचाने का एक वैध अवसर जरूर देती है, लेकिन ये पूरी तरह पारदर्शिता और सही इरादे पर निर्भर करता है। नियमों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश वो गंभीर परिणाम ला सकती है। आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में उठ रहा है। जब पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस तरह के नियम बनाए जाते हैं जहां डिजिटल पेमेंट अनिवार्य है, फिर भी उनका दुरुपयोग रोकने के लिए और कितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं?
लगता है इस